तो हेलो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं 2024 में जो सेट एफ है, जो प्रीवियस पेपर है, जो फाइनल एग्जाम का 2024 में जो फाइनल एग्जाम का प्रीवियस क्वेश्चंस है, जो आपके एग्जाम में क्लास 12th में पूछा हुआ है, उसी के बारे में हम लोग बिहार बोर्ड, ठीक है, बिहार बोर्ड क्लास 12th का इंग्लिश डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ इसके सॉल्यूशन के बारे में भी हम लोग देखेंगे कि अगर कोई क्वेश्चन में आंसर है, अगर आंसर करेक्ट है तो उसका एनालिसिस भी हम लोग करेंगे, ठीक है। और आपको बता दें कि ये 2024 में सेट एफ है और आज जो भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो 2025 में जो आपका आगामी परीक्षा है, कमिंग जो एग्जाम है, उसमें किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, पैटर्न क्या होगा और आपके लेसन्स क्या होंगे, कौन कौन से चैप्टर्स होंगे, इन सारी चीजों को आज हम लोग कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। और बने रहिए हमारे साथ बिना टाइम को वेस्ट करते हुए। और हम लोग बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड बात करने वाले हैं जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। अगर इस चीज को आप देख लेते हैं तो फिर आगामी परीक्षा में किसी तरह की प्रॉब्लम आपके सामने नहीं आएगी, और प्रॉब्लम आएगी भी तो आप उसका सॉल्यूशन निकाल देंगे। तो आइए बात करते हैं। पहला जो सेंटेंस आप देख रहे हैं जिसमें दिया है अकबर वाज ... नोवेलिस्ट किंग। तो सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि जो सेंटेंसेस दिए गए हैं, जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, वो किस चैप्टर के हैं, किस चैप्टर के हैं। तो आपको ये बता दें कि नोवेलिस्ट जो है ना, ये आपका एडजेक्टिव है और ये जो चैप्टर है ये डिग्री से, ये जो क्वेश्चन दिया है ना ये डिग्री से दिया हुआ। और डिग्री के बारे में हमने आपको बताया था कि डिग्री जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक तो आपका पॉजिटिव डिग्री होता है, दूसरा कॉम्परेटिव डिग्री और तीसरा होता है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में एक चीज याद रखना है कि जहां भी आपको ईएसटी दिखेगा ना, जिस भी एडजेक्टिव के अंत में क्या लगा रहेगा, ईएसटी लगा रहेगा, तो इसके पहले डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। तो ये सेंटेंस आपका डिग्री का है, लेकिन अगर हम चैप्टर की बात करें तो ये चैप्टर आपका आर्टिकल है। ये आर्टिकल चैप्टर से आपको क्वेश्चन पूछा गया है, आर्टिकल से क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें जैसे ऑप्शन आपको क्या क्या दिया है, ए, एन और द दिया है और नो आर्टिकल। तो आप समझ गए होंगे कि ये डिग्री का सेंटेंस है, लेकिन चैप्टर आपका क्या है, आर्टिकल है। अब आर्टिकल में आपको इसमें देखना है कि कौन सा आर्टिकल सही है, कौन सा आर्टिकल क्या है, सही है, ये चीज को आपको देखना है। तो बताइए ईएसटी जहां पे रहता है वो डिग्री आपका क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री होता है। और सुपरलेटिव डिग्री में डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है, डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका जो चैप्टर है वो आर्टिकल चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया। किस चैप्टर से, आर्टिकल से। और इसमें नियम क्या होता है कि जहां पे ईएसटी रहता है, मीन सुपरलेटिव डिग्री रहता है, वहां पे द का प्रयोग होता है, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री में किसका प्रयोग होता है, द का प्रयोग होता है। तो पहला क्वेश्चन आप समझ गए होंगे कि ये चैप्टर जो है आर्टिकल चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है कि अकबर वाज द नोवेलिस्ट किंग होगा, ठीक है। यहाँ पे सही ऑप्शन आपका क्या होगा, द होगा। और ये चैप्टर जो होगा वो आर्टिकल चैप्टर होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, सेकेंड क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे और इसका सॉल्यूशन भी हम लोग देखते रहेंगे, एनालिसिस भी हम लोग करेंगे कि अगर कोई आंसर सही है तो उसका क्या रीजन है, क्या कॉन्सेप्ट है, इन सब चीजों के बारे में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये देख कह रहा है ना, मोती ऑलवेज कह रहा है कि चपातीज इन हिज डिनर, यानी कि मोती को, ठीक है, खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है, चपाती पसंद है डिनर के रूप में, ठीक है। तो क्या खाता है मोती, ठीक है, क्या खाता है मोती, मोती चपाती खाता है। अब एक देखिए, यहाँ पे आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया गया है, यहाँ पे फिफ्थ फॉर्म दिया है, यहाँ पे V4 दिया हुआ है और यहाँ पे आपको V3 दिया हुआ है। आप जानते हैं कि वर्ब के कितने फॉर्म्स होते हैं, 5 फॉर्म्स होते हैं। इन 5 फॉर्म्स में सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होता है उसमें हम लोग V1 और V5 का यूज करते हैं, क्योंकि मोती किसी एक लड़का का नाम है, एक व्यक्ति का नाम है, सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर नाउन के साथ V5 का प्रयोग होता है, यानी कि इसमें आंसर आपका बी होगा। और यहाँ पे इट इसलिए नहीं होगा कि जब नाउन सिंगुलर होता है तो इसके साथ V5 लगता है, नाउन सिंगुलर हो तो V5 लगता है, इसके साथ इट सही होगा। आपको बता दें कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो V1 और V5 का प्रयोग होता है ये सब्जेक्ट के अनुसार होता है। जहां पे प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं वहां V1 लगता है, और जहां पे सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे ही आता है या सी आता है या इट आता है,
या सिंगुलर नाउन आता है तो इन सब के साथ V5 का प्रयोग किया जाता है। चूंकि मोती जो है एक नाम को दर्शा रहा है, ये सिंगुलर है, इसलिए यह हमारा सही आंसर क्या होगा, इट्स हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। और चूंकि एक चीज आपको याद रखना होता है कि कुछ ऐसे एडवर्ब्स होते हैं जैसे नेवर हो गया, ऑलवेज हो गया, समटाइम्स हो गया, रेयरली हो गया, बेयरली हो गया, सेल्डम हो गया, ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका प्रयोग हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं या तो सिंपल पास्ट टेंस में करते हैं। चूंकि पास्ट का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है इसलिए सही ऑप्शन आपका इट्स होगा। तो दूसरा का जो आंसर होगा ना, दूसरा का सेकंड का जो आंसर होगा वो इट्स हो जाएगा। और ये टेंस आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। चूंकि सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पे वर्ब भी आपका सिंगुलर लगेगा और V5 जो होता है वो सिंगुलर वर्ब होता है, इसलिए बाकी ऑप्शन आपका क्या है, गलत है। एक चीज और याद रखेंगे कि ईटिंग जो V4 होता है वो डायरेक्ट नहीं आता, ये जब भी आएगा तो हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगा। मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म जब भी आएगा तो वो हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगा। साथ ही साथ मेन वर्ब का जो थर्ड फॉर्म होता है ये हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है। बिना हेल्पिंग वर्ब का अगर V4 और V3 आ रहा है तो वो किसी भी टेंस का वो सेंटेंस नहीं होता है, ठीक है। और चूंकि मोती एक नाम को दर्शा रहा है इसलिए इसके साथ हम इट का प्रयोग भी नहीं कर सकते हैं। तो सही ऑप्शन हमारा इट्स हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम 3 की बात करें, ध्यान से समझें, क्वेश्चन नंबर अगर हम 3 की बात करें तो कह रहा है ना कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसके पहले वाला जो हम लोग सेंटेंस बनाए वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का था, यानी कि पहला तो आर्टिकल चैप्टर का क्वेश्चन था, दूसरा आपका टाइम एंड टेंस का क्वेश्चन था, तीसरा जो क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं ये आपको जो है करेक्ट सेंटेंस पूछ रहा है कि कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। करेक्ट सेंटेंस के लिए आपको टाइम एंड टेंस क्लियर होना चाहिए। टाइम एंड टेंस अगर आपका क्लियर है तो करेक्ट सेंटेंस में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ना, प्रिवेंट, इसका अर्थ होता है मना करना। प्रिवेंट का अर्थ होता है मना करना, फॉरबिड का अर्थ होता है मना करना, प्रोहिबिट का अर्थ होता है मना करना। तो ये बहुत सारे वर्ड्स हैं। जैसे प्रिवेंट, प्रिवेंट जो होता है इसका सिनोनिम्स जो होता है वो फॉरबिड होता है, सिनोनिम्स फॉरबिड होता है। और इसका जो सिनोनिम्स होता है प्रोहिबिट भी होता है, प्रोहिबिट होता है। इन सब का अर्थ होता है मना करना, मना करना। तो यहाँ पे सही जो सेंटेंस हमारा होगा, ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गोइंग देयर, उसने मुझे वहां जाने से मना किया। यहाँ पे एक चीज आपको याद रखना है कि जो प्रिवेंटेड होता है उसके साथ जो वर्ब लगता है वो जीरंड फॉर्म में लगता है। किस फॉर्म में लगता है, जीरंड फॉर्म में लगता है। प्रिवेंट के साथ इन्फिनेटिव का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। और एट गोइंग भी नहीं होगा और थ्रू गोइंग भी नहीं होगा। इसके साथ कोई प्रीपोजिशन जो गोइंग है वहां एट थ्रू नहीं लगता है बल्कि फ्रॉम लगता है, ठीक है, फ्रॉम लगता है। प्रिवेंटेड के साथ फ्रॉम। तो यहाँ पे आपको जो प्रीपोजिशन कह रहा है, ये जो चैप्टर दिया है करेक्ट सेंटेंस, ये प्रीपोजिशन चैप्टर से, किस चैप्टर से, प्रीपोजिशन, ठीक है, प्रीपोजिशन। जैसे यहाँ पे पहला में फ्रॉम आपको दिया हुआ है, दूसरा में टू दिया हुआ है, और तीसरा में एट दिया हुआ है, और चौथा में थ्रू दिया हुआ है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि आपका एट भी, फ्रॉम भी प्रीपोजिशन है, टू भी प्रीपोजिशन है, एट भी प्रीपोजिशन है, और थ्रू भी प्रीपोजिशन है। तो इसमें कह रहा है ना कि जो प्रिवेंटेड होता है वो प्रिवेंटेड के साथ कौन सा वर्ब लगता है, तो प्रिवेंटेड के साथ फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। आपको ये भी याद रखना होता है कि कुछ पार्टिकुलर वर्ब होते हैं जिनके साथ, जैसे अगर आपको नो वर्ब दे रहा है तो नॉन के साथ टू लगता है। जैसे आपको सेटिस्फाइड दे रहा है, सेटिस्फाइड दे रहा है तो सेटिस्फाइड के साथ विद लगता है। अगर आपको इंटरेस्टिंग दे रहा है, इंटरेस्टिंग दे रहा है, इंटरेस्टिंग के साथ इन लगता है। तो ये आपके प्रीपोजिशंस, जो आपको याद रखना है कि किस वर्ब के साथ कौन सा प्रीपोजिशन सही होता है। तो आप याद रखेंगे कि प्रिवेंट जिसका अर्थ मना करना होता है, इसके साथ जो प्रीपोजिशन लगता है वो क्या लगता है, फ्रॉम लगता है। क्या लगता है, फ्रॉम। तो तीसरा जो आपका सेंटेंस है करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस किसी भी चैप्टर का हो सकता है। और यहाँ पे ये जो चैप्टर है वो कौन सा चैप्टर है बाबू, प्रीपोजिशन। क्या है, प्रीपोजिशन। तो तीसरा जो सेंटेंस देखें वो प्रीपोजिशन से रिलेटेड है। पहला जो आपका सेंटेंस था वो आर्टिकल चैप्टर से था और डिग्री का सेंटेंस था। दूसरा जो हम लोग देखे टाइम एंड टेंस का सेंटेंस था, और तीसरा जो हम लोग करेक्ट सेंटेंस देख रहे हैं ये प्रीपोजिशन चैप्टर से लिया गया है, जिसमें आपको याद रखना है कि प्रिवेंट के साथ जो है ना, प्रिवेंट के साथ जो है वो किसका प्रयोग किया जाता है, तो फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। प्रिवेंट के साथ फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, ए होगा। आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। प्रिवेंट के साथ किसका प्रयोग किया जाता है, तो आप याद रखिएगा कि प्रिवेंटेड के साथ, प्रिवेंटेड के साथ प्रीपोजिशन जो आएगा हमारा फ्रॉम आएगा। प्रीफर जो आएगा, प्रीफर के साथ टू आएगा, नॉन के साथ टू आएगा,
नॉन के साथ टू आएगा, सेटिस्फाइड के साथ विद आएगा, सेटिस्फाइड के साथ विद आएगा, सरप्राइज्ड के साथ एट आएगा, सरप्राइज्ड के साथ, सरप्राइज के साथ एट आएगा। ठीक है, आप याद रखेंगे, ये सब कुछ फिक्स प्रीपोजिशंस है और प्रीपोजिशंस चैप्टर से ये क्वेश्चंस पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट जो सेंटेंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो ये है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि नॉट बी देयर। ठीक है, कह रहा है कि उसे वहां होने की जरूरत नहीं है, उसे वहां होने की जरूरत नहीं है। तो जरूरत का इंग्लिश जो होता है वो नीड होता है। जरूरत का अर्थ क्या होता है? नीड होता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि ही नीड नॉट बी देयर का अर्थ हो जाएगा कि उसे वहां रहने, उसे वहां, उसकी वहां जरूरत नहीं है। ही नीड नॉट बी देयर, उसकी वहां जरूरत नहीं है। तो आप याद रखेंगे कि यहाँ पे नीड के साथ हम लोग नीड का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब्स होता है। एक चीज आप याद रखेंगे, मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब्स। एक आपको टॉपिक समझना है, मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब्स। ये जो मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब्स देख रहे हैं, ये जो मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब्स देख रहे हैं ना, इसको हम लोग सेमी मॉडल्स के नाम से भी जानते हैं, सेमी मॉडल्स के नाम से जानते हैं। और ये 3 होते हैं। इसमें पहला जो आता है वो नीड आता है, दूसरा जो आता है वो डेयर आता है, और तीसरा जो आता है वो यूज्ड टू आता है, यूज्ड टू आता है। इसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जो बी देख रहे हैं ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और चूंकि इसके पहले जो है नीड का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें करेक्ट जो ऑप्शन होगा आपका नीड होगा। आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, ये चौथा जो आपका सेंटेंस है, चौथा सेंटेंस का आंसर आपका सी हो जाएगा। और आज जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, ये जितने भी आपके प्रीवियस क्वेश्चंस हैं जो 2024 में पूछा गया है, और 2025 में ये सेम पैटर्न होगा, और किस किस चैप्टर से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसी का हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, और अगर ये आपको समझ में आ गया तो ये चीज हो जाएगा क्लियर कि किस किस चैप्टर से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपको पैटर्न भी आपको पता चल जाएगा। और साथ ही साथ आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 4 जो पूछा हुआ है, ये आपका एक्सुलरी वर्ब से क्वेश्चन पूछा है। एक्सुलरी वर्ब, एक्सुलरी वर्ब में आपको एक वर्ब पढ़ना होता है, मॉडल एक्सुलरी वर्ब। मॉडल एक्सुलरी वर्ब में क्या क्या आता है? जैसे कैन आता है, कुड आता है, ठीक है, मे आता है, माइट आता है, ये सब आते हैं। और साथ ही साथ जब सेमी मॉडल्स की बात कीजिएगा, जिसको मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब्स नाम दिया गया है, इसमें 3 तरह के वर्ब्स आते हैं, नीड, डेयर और यूज्ड टू। इसके साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है? फर्स्ट फॉर्म। और चूंकि बी आपका फर्स्ट फॉर्म होता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग नीड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ देखते हैं। ये आपका एक फ्रेज है, ये फ्रेज, इसको हम लोग फ्रेज कहते हैं। ठीक है, जैसे कीप ऑफ हो गया, कीप ऑन हो गया, कीप अप हो गया, कीप अवे हो गया, तो ये सब फ्रेज कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? फ्रेज कहलाता है। ठीक है, एक फ्रेज होता है, एक प्रोवर्ब होता है। प्रोवर्ब को हिंदी में कहते हैं कहावत, कहावतें कहते हैं। और ये फ्रेज जो होता है ये मुहावरा होता है, मुहावरा होता है, या इसी को वाक्यांश कहते हैं, वाक्यांश कहते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है ना कि जो ग्रास है, ग्रास, ग्रास का अर्थ क्या होता है? घास होता है। ठीक है, जैसे आप पार्क वगैरह में जाएंगे ना, तो पार्क में जाने का एक मार्ग बनाया रहता है, और इसके तरफ आपको घास वगैरह लगा रहता है। तो इसमें कह रहा है ना कि आपको घास से दूर रहना है, मतलब घास पे ट्रेम्पल नहीं करना, इस पे चलना नहीं है। ठीक है, जैसे क्या होता है ना कि कोई चीज डेकोरेट के लिए, जैसे पार्क वगैरह में आप लोग जाते हैं या किसी अच्छे होटल्स वगैरह में जाते हैं, तो वहाँ पे देखते हैं कि आसपास में जो रोड होता है, जो चलने के लिए होता है, उसके आसपास में ग्रास लगा रहता है। क्या लगा रहता है? ग्रास लगा रहता है। तो ये कह रहा है ना कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें सही ऑप्शन ए होगा। कीप ऑफ जो होता है, इसका अर्थ होता है दूर रहना। क्या होता है? दूर रहना, यानी कि आपको घास से क्या रहना है? दूर रहना है। घास से क्या रहना है? दूर रहना है। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो ट्रैम्पल करते रहते हैं। ठीक है, ट्रैम्पल करते हैं। ट्रैम्पल का मतलब क्या होता है? ट्रैम्पल ऑन द ग्रास, घास पे चलते हैं। और घास पे चलने से उस पार्क या होटल्स की जो डेकोरेशन होती है वो क्या हो जाती है? खराब हो जाती है। तो जैसे कोई बोलता है फूल नहीं तोड़ो, या घास पे नहीं चलो, घास से दूर रहो, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं कीप अप, कीप ऑफ का। ठीक है, कीप ऑफ का मतलब होता है दूर रहना। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे कि इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 5 का जो सही ऑप्शन होगा वो आपका हो जाएगा कीप ऑफ। ठीक है, दूर रहना है किससे? घास से, मतलब डेकोरेशन को आपको खराब नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है ना कि ये जो 6 नंबर आप देख रहे हैं, 6 नंबर जो आप सेंटेंस देख रहे हैं, इसमें आपको याद क्या रखना है कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, ये नाउन चैप्टर का है, ये नाउन चैप्टर है, और इसमें आपको एडजेक्टिव बताना है कि कौन सा एडजेक्टिव सही है।
कौन सा एडजेक्टिव सही है, इसमें से कौन से वर्ड्स सही हैं, तो आप याद रखेंगे ना कि चेयर इज रिक्वायर्ड, कुर्सी की आवश्यकता है, तो आप याद रखेंगे कि कभी मोर जो वर्ड आता है ना ये प्लूरल के साथ आता है, मच जो होता है वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है, और मेनी जो आता है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ आता है, एंड एक्स्ट्रा जो वर्ड है ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आता है। तो सबसे पहले आपको बताएं कि चेयर जो देख रहे हैं आप, क्या चेयर प्लूरल नाउन है? चेयर प्लूरल नाउन नहीं, साथ ही साथ ये अनकाउंटेबल नाउन भी नहीं है और ये प्लूरल नाउन नहीं है, लेकिन ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इसको आप गिन सकते हैं। क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं। तो जिस नाउन को गिना जा सकता है, जैसे आप कहेंगे एन एक्स्ट्रा चेयर इज रिक्वायर्ड, मतलब एक अतिरिक्त चेयर की, कुर्सी की क्या जरूरत है। यहाँ पे जो रिक्वायर्ड वर्ड देख रहे हैं ना, ये नीड का सिनोनिम्स होता है। नीड का अर्थ होता है जरूरत होना, रिक्वायर का अर्थ भी क्या होता है? जरूरत होना। तो एन एक्स्ट्रा चेयर इज नीडेड हो सकता है या रिक्वायर्ड हो सकता है, एक अतिरिक्त कुर्सी की जरूरत है, तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। तो इसमें जो एक्यूरेट जो आंसर होगा, रिक्वायर्ड जो देख रहे हैं आप, इसमें जो सही जो सेंटेंस होगा उसके लिए हम लोग एन एक्स्ट्रा वर्ड का यूज करते हैं, क्योंकि मोर का प्रयोग प्लूरल के साथ किया जाता है। देयर आर मोर देन 30 स्टूडेंट्स इन द क्लास में 30 से ज्यादा विद्यार्थी हैं। मच आपका जो अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है, मेनी जो है आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ आता है, ठीक है। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं। एन एक्स्ट्रा जो है ना, इसमें एक ही चेयर की बात कर रहा है, तो जो एक चेयर की बात कर रहा है, तो यहाँ पे चेयर वर्ड आप देख रहे हैं, इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब ये आपका जो सेंटेंस दिया हुआ है, ये सेंटेंस आपको देखना होता है कि किस वर्ड के साथ कौन से एडजेक्टिव्स जो होते हैं या कौन से वर्ड सुटेबल होते हैं, तो सुटेबल वर्ड्स आपको देखना होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो सेंटेंस आप, क्या चीज, राइस रहता तो आप यहाँ पे यूज कर सकते थे, मच राइस का यूज कर सकते थे, ठीक है, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन के साथ स्टूडेंट्स रहता तो आप वहां पे मेनी लगा सकते हैं या मोर भी लगा सकते हैं। हाँ, काउंटेबल होगा तो अगर प्लूरल नाउन है तो हाँ, तो आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस जो कह रहा है ना, ये आपका जो चैप्टर है, आप देख सकते हैं, चैप्टर को देखने से ही आपको पता चल जा रहा होगा कि ये चैप्टर आपका वॉइस है। कौन सा चैप्टर है? वॉइस। इसमें क्या कह रहा है? चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। इसमें आपको वॉइस चैप्टर से क्वेश्चंस पूछा गया है, और आपको बता दें कि जो वॉइस होता है इसको हिंदी में वाच्य कहते हैं, और ये दो प्रकार के होते हैं, एक एक्टिव वॉइस होता है और एक पैसिव वॉइस होता है। एक्टिव वॉइस को एबी से और पैसिव वॉइस को पीवी से सूचित करते हैं। इसमें आपको मेन चीज याद रखना है कि अभी हमने आपको बताया कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ फिक्स प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, और हमने डिस्कस किया था कि सेटिस्फाइड जो वर्ड है इसके साथ प्रीपोजिशन के रूप में क्या लगता है? विद लगता है, ठीक है। तो सबसे पहले जब पैसिव हम चेंज करेंगे, पैसिव हम लोग चेंज करेंगे तो कैसे चेंज करेंगे? सबसे पहले मी है, इसको सब्जेक्ट के रूप में चेंज करेंगे तो आई होगा। यहाँ पे सेटिस्फाइड जो देख रहे हैं, ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म है, और सेकेंड फॉर्म में हम वाज और वेयर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब इसका सेटिस्फाइड का थर्ड फॉर्म अगर हम लिखें तो सेटिस्फाइड हो जाएगा। और यहाँ पे आपको याद रखना है कि सेटिस्फाइड जो वर्ड होता है इसके साथ बाई का प्रयोग नहीं होता है, इसके साथ विद का प्रयोग होता है, और जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, तो जो नाउन होता है सब्जेक्ट के रूप में उसको सेम लिख दिया जाता है, नाउन को क्या कर दिया जाता है? सेम लिख दिया जाता है। तो ये जो सेंटेंस जहां पे आपको दिखेगा आई वॉज सेटिस्फाइड विद हिज प्रोग्रेस, यही सेंटेंस आपका सही होगा, और इसका आंसर हो जाएगा सी। यहाँ पे देखिए सेटिस्फाइंग दिया हुआ है। अब आप जानते हैं कि V4 का प्रयोग नहीं होता है, V1 का प्रयोग भी पैसिव में नहीं होता है। पैसिव में जब भी लगेगा तो वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा? थर्ड फॉर्म। और आप देख रहे हैं कि सी जो ऑप्शन है इसी में थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, बाकी में यहाँ टू बी सेटिस्फाइड दिया है, यहाँ पे भी फर्स्ट फॉर्म है। तो आप याद रखेंगे कि ये जो सेंटेंस है, ठीक है, ये पैसिव का सेंटेंस है, और चैप्टर जो है आपका वो एक्टिव और पैसिव है, और इसको हम लोग ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं। लगभग 1 से लेकर 30 रूल्स तक हमने आपको बताया भी है। यूट्यूब पे टोटल इसका पार्ट बाय पार्ट जो है वीडियो भी मैंने अपलोड किया है, तो आप वहां से चैप्टर चाहे तो देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको समझना क्या है कि आई वॉज सेटिस्फाइड विद हिज प्रोग्रेस, यही सेंटेंस आपका सही है। और आप जानते हैं कि एक्टिव से जब हम पैसिव बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और साथ ही साथ जो सेटिस्फाइड है ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है? थर्ड फॉर्म है। यहाँ पे सेटिस्फाइड वर्ब का कौन सा फॉर्म है? थर्ड फॉर्म। और आपको पता है कि जब हम पैसिव बनाते हैं तो बिना हेल्पिंग वर्ब का कोई पैसिव नहीं बनता है, बिना हेल्पिंग वर्ब का कोई पैसिव नहीं बनता है। तो जहां पे भी सेंटेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन सा फॉर्म दिखे? थर्ड फॉर्म दिखे, तो यहाँ पे सेटिस्फाइड,
सेटिस्फाइड जो है यही आपका थर्ड फॉर्म में है, और सेटिस्फाइड के साथ प्रीपोजिशन क्या आएगा बाबू, विद आएगा। ठीक है, तो सेटिस्फाइड विद जो है यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बहुत अच्छी तरह से एकदम समझिए कि स्लोली एकदम आराम से चीजों को समझना है, क्योंकि ये 2-3 घंटे जो आप टाइम देंगे ये समझिए कि आपकी जिंदगी मतलब बदल देगी। ठीक है, इंग्लिश में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा अगर इस क्लास को आप देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बहुत ही स्मूथली ग्रेजुअली जो है इन चीजों को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ताकि आपको कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से इसको समझना है। और जो भी आपको दिक्कत है उसको कमेंट में आपको शेयर भी करना है कि आपको किस तरह की दिक्कत आ रही है, कौन से चैप्टर में आपको दिक्कत आ रहा है उसको भी आपको बताना है, उस पर भी हम वीडियो अपलोड कर देंगे। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि द एंगेजमेंट पार्टी वाज कैंसिल्ड। ठीक है, एज अगेंस्ट द मैरिज पीपल वेयर। अब क्या हुआ कि एंगेजमेंट पार्टी को कैंसिल कर दिया गया, क्योंकि जो लोग थे ना वो 9 के बराबर थे, लोग जो थे वो 9 के बराबर थे। ठीक है, तो जो 9 के बराबर जो वर्ड है ना, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं लिटिल वर्ड का। 2 ऑप्शन, एक लिटिल और एक फ्यू, ये 2 ऐसे वर्ड होते हैं जिसका अर्थ होता है 9 के बराबर। 9 के बराबर के लिए अगर हम एक शब्द लिखना चाहें तो इसका अर्थ होता है अल्प या थोड़ा, अल्प या थोड़ा। ठीक है, इसको हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। तो आपको याद रखना होता है कि जो लिटिल वर्ड होता है, ठीक है, इस लिटिल वर्ड का यूज हम कब करते हैं, तो जब बहुत सारे लिटिल वर्ड का यूज हम कब करते हैं, जब बहुत कम अल्प मात्रा में कोई चीज होता है, थोड़ा सा होता है, बहुत कम होता है, तो इसकी सेंस में हम लोग लिटिल वर्ड का यूज करते हैं। सम का अर्थ कुछ होता है और द सम का अर्थ जो कुछ होता है, और द फ्यू का अर्थ भी जो कुछ होता है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है ना कि अभाव के कारण, अल्प संख्या के कारण क्या किया गया, तो एंगेजमेंट को कैंसिल कर दिया गया। तो इसका आंसर जो होगा वो सी होगा, आंसर क्या होगा, सी होगा। और आपको बता दें कि 3 वर्ड आपको समझना है, एक तो लिटिल और एक फ्यू, लिटिल और फ्यू, दूसरा ए लिटिल और ए फ्यू, ए लिटिल और ए फ्यू, और एक होता है द लिटिल और द फ्यू, द लिटिल और द फ्यू। ठीक है, द लिटिल और द फ्यू। अब ये एडजेक्टिव ऑफ क्या है, तो क्वांटिटी है, और इसमें आपको याद रखना होता है कि जो लिटिल वर्ड होता है वो थोड़ा और कम को दर्शाता है, लेकिन इसका प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ। और फ्यू का जो प्रयोग होता है वो काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है। ये तो चीज आप लोगों को हम लोग कई बार हमने आपको बताया भी है, और अगर आप टाइम एंड टेंस का क्लास देखे होंगे तो ये कोई ज्यादा ये नहीं है, इसमें भी अगर हम देखें तो ये टाइम एंड टेंस का ही सेंटेंस है। लेकिन अगर हम बात करें तो ये चैप्टर आपका प्रीपोजिशन, चैप्टर क्या है, प्रीपोजिशंस। ये जितने भी आप देख रहे हैं वर्ड्स ये सब प्रीपोजिशंस हैं। हमने आपको बताया था प्रीपोजिशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स, प्री एंड पोजिशन, प्री मीन्स प्रीफिक्स एंड पोजिशन मीन्स प्लेस। It means preposition is a word group of word that placed before noun or pronoun to show its relation with other word in the sentence। ठीक है, since का जो प्रयोग होता है और for का जो प्रयोग होता है, ये 2 prepositions का यूज हमने आपको टाइम एंड टेंस में बताया था, जिसमें आपको याद रखना है कि since और for ये 2 जो preposition है, तो since का प्रयोग हमने आपको बताया था कि नाम के साथ किया जाता है, और 2 टेंस में इसका प्रयोग होता है। जैसे नेम ऑफ डेज अगर आपको दिया है, नेम ऑफ क्या दिया है, डेज दिया है। अगर कोई दिन का नाम दिया है जैसे फ्राइडे, तो फ्राइडे आपका क्या है, दिन का नाम है, और फ्राइडे के पहले क्या लगेगा, सिंस लगेगा। लेकिन अगर ये दिन का नाम हटा दे और 2 डेज, 3 डेज, 4 डेज, 5 डेज दे दे, 5 डेज दे दे या 2 डेज दे दे, तो अब यहाँ पे दिन का नाम नहीं दिया हुआ है। तो जब दिन का नाम नहीं दे करके नंबर दे देता है तो हम लोग यहाँ किसका यूज करते हैं, फॉर का। और जब नाम देता है तो किसका यूज करते हैं, सिंस का। कह रहा है कि रमेश हैज बीन अब्सेंट, रमेश जो है ना अनुपस्थित रहा है। कब से अनुपस्थित रहा है, तो शुक्रवार से। तो शुक्रवार से मतलब फ्राइडे से अनुपस्थित रहा है। तो फ्राइडे यहाँ पे आपका नेम ऑफ क्या है, नेम ऑफ क्या है, डेज है। और नेम ऑफ डेज के पहले किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं। और जैसे अगर मान लीजिए कि अगर आपको जून दे दिया, तो जून आपका नेम ऑफ क्या हो गया, मंथ हो गया। तो मंथ के नाम के पहले या दिन के नाम के पहले आपका सिंस लगता है। लेकिन 26 जून भी रहेगा तो सिंस लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जून माह दे रहा है, क्या दे रहा है,
महीना का नाम दे, लेकिन अगर आपको 2 महीना से 4 महीना से दे, नाम नहीं दे, तो वहां पे क्या लगता है, वहां पे हाँ जो फिक्स नहीं है, जिसमें नंबर आ जाएगा, जिसमें नंबर आ जाएगा उसमें फॉर लगता है, और जिसमें नाम आ जाएगा उसमें सिंस लगता है। तो फ्राइडे के पहले हम लोग क्या यूज करेंगे, सिंस, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्योंकि जब कोई सर्टेन टाइम आता है, ठीक है, सिंस फ्राइडे मतलब फ्राइडे से क्या था, अब्सेंट था। तो इस प्रॉपर सेंटेंस के लिए सही जो हमारा प्रीपोजिशन होगा वो होगा क्या, सिंस, और ये जो चैप्टर होगा वो प्रीपोजिशन चैप्टर से ये सेंटेंस आपको पूछा हुआ। देखिए हाँ 1967 दे दे या 1947 दे दे, ठीक है, तो इसमें भी आपको सिंस लगेगा। लेकिन अगर आपको 2 इयर्स दे दे, 2 इयर्स का मतलब नाम नहीं होना चाहिए। जैसे अगर केवल वर्ष कह रहे हैं तो वर्ष का नाम नहीं दिया, लेकिन ये 1947 आपको ईयर को दर्शा रहा है, ठीक है, इयर्स के नाम को दे देगा तो ये आपका जो है ना निश्चित समय हो जाता है, और इसके साथ किसका प्रयोग किया जाता है, सिंस का। और जैसे 2 साल से 4 साल से दे देगा तब वहां पे आप किसका प्रयोग करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ये आपका जो ये भी सेंटेंस जो पूछा हुआ है ये आपका प्रीपोजिशन चैप्टर से है, और इसको ये टाइम एंड टेंस का सेंटेंस आपको दिया हुआ है। अब जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, 10 क्वेश्चन नंबर जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, चिकन एंड राइस। नाम सुन करके ही मुंह में पानी आ जाता है, चिकन एंड राइस, फेवरेट डिश, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जिनका फेवरेट डिश जो होता है, पसंदीदा जो भोजन होता है वो चिकन एंड क्या होता है, राइस होता है। आप याद रखेंगे कि ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्या नाम है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से। कमेंट करके आप बताएंगे कि आपको क्लास कैसा लगा, और जहां भी आपको दिक्कत है उन चैप्टर्स को शेयर करेंगे कमेंट में, और उस चैप्टर को भी हम क्लियर करवा देंगे। एग्जाम से पहले आपको जिस जिस टॉपिक में दिक्कत है आप कमेंट करके बताएंगे, और उस पर हम लोग काम करेंगे, और काम करेंगे भी और नाम करेंगे भी। चलिए देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो चैप्टर है इसी का ये सेंटेंस दिया हुआ है। जैसे ब्रेड एंड बटर दिया हो, क्या दिया हो, ब्रेड एंड बटर दिया हो, बटर दिया हो, राइस एंड करी दिया हो, राइस एंड करी दिया हो, और चिकन एंड राइस दिया हो, चिकन एंड राइस, चिकन एंड राइस। इसको पेयर वर्ड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पेयर वर्ड्स कहा जाता है। और जो पेयर वर्ड्स होते हैं ये सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। पेयर वर्ड्स सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, इसलिए इसके साथ जो वर्ब लगता है वो सिंगुलर वर्ब लगता है। या तो इसके साथ इज लग सकता है, या तो वाज लग सकता है, या तो हैज लग सकता है, या तो V5 लग सकता है। यही लगेगा, इज लगेगा, वाज लगेगा, हैज लगेगा, V5, ये 4 ही वर्ब लगता है, दूसरा कोई वर्ब नहीं लगेगा। तो यहाँ पे देखिए आर भी गलत होगा, हैड भी गलत होगा, है भी गलत होगा, सही ऑप्शन क्या होगा, इज होगा। चिकन एंड राइस इज माय फेवरेट डिश, इसका अर्थ हो जाएगा चिकन राइस मेरा मन पसंदीदा भोजन है। बच्चा गलती कहाँ पे करता है, इस चीज को समझे। उसको लगता है कि चिकन एंड राइस जो है ना, यहाँ पे देखेंगे चिकन एंड राइस, जब वो देखेगा तो उसको लगेगा कि इसमें 2 चीज की बात की जा रही है, एक चिकन और एक राइस। लेकिन आप देखिए, जब आप चिकन और राइस को एक प्लेट में रख करके और इसको मिक्स कर देते हैं तब ये सिंगुलर फॉर्म में हो जाता है, और इसके साथ जो वर्ब लगता है वो क्या लगता है, इज लगता है। तो सही सेंटेंस होगा चिकन एंड राइस इज माय फेवरेट डिश। तो इसमें जो वर्ब होगा वो क्या होगा, इज होगा। और आप याद रखेंगे राइस एंड करी दिया हो, ब्रेड एंड बटर दिया हो, चिकन एंड राइस दिया हो, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी दिया हो, हैमर एंड सिकल दिया हो, ये सब पेयर वर्ड्स होते हैं, और पेयर वर्ड्स के साथ ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। अच्छा, कुछ वर्ड्स आप याद रखिएगा जिसको अलग अलग करके गिन सकेंगे, और जो अलग अलग व्यक्ति और वस्तु को दर्शाएगा वो प्लूरल सब्जेक्ट होगा। जैसे राम एंड श्याम अगर आप कहिएगा तो क्या राम एंड श्याम से एक ही व्यक्ति का बोध होगा, नहीं, ये अलग अलग व्यक्ति को दर्शाएगा, यानी कि यह 2 को दर्शाएगा। तो जब ये एंड से जुड़ेगा तो ये प्लूरल सब्जेक्ट होगा। जिस व्यक्ति को अलग अलग करके हम लोग गिन सकते हैं वो प्लूरल हो जाएगा। लेकिन जरा आप इस चीज को बताइए कि अगर राइस हो और इसको अगर आप करी में मिला दें और दोनों को एक में मिला दें, फिर इसको पुनः अलग करना संभव है, इसको पुनः संभव नहीं, ये असंभव है कि आप इसको पुनः अलग कर दें। अगर किसी ब्रेड पर अगर आप बटर मार देते हैं, अगर आप बटर मार देते हैं किसी ब्रेड पर,
ब्रेड पर अगर बटर मार देते हैं, ये आपका ब्रेड है और इस ब्रेड पर आप बटर लगा देते हैं, तो क्या उस बटर को फिर ब्रेड से अलग करना पॉसिबल है? तो जिस चीज को मिला देने पर वह एक ही बन जाता है, पुनः उसको अलग नहीं किया जा सकता है, तो वह चीज आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होता है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगता है। क्या आर सिंगुलर वर्ब है? नहीं। हैड तो लगेगा नहीं। इज सिंगुलर वर्ब है और है प्लूरल वर्ब है, तो सही इसका आंसर क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा। और जो चैप्टर होगा वो होगा सब्जेक्ट वर्ब वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बेसिकली आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज जानना होता है कि इज कहाँ लगता है, आर कहाँ लगता है, वाज कहाँ लगता है, वेयर कहाँ लगता है, हैज और हैव कहाँ लगता है, ठीक है, और साथ ही साथ V1 और V5, यही आपको जानना होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। बाकी जो वर्ब है, जैसे एम का प्रयोग तो आप जानते हैं कि केवल आई के साथ होगा। शैल बी, विल बी का प्रयोग भी आप जानते हैं, ठीक है। क्लास है बाबू? क्लास नहीं है ना, तो देखते हैं इसको। अब देखिए नेक्स्ट अगर हम देखें, ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं, तो आप समझ गए होंगे कि जितना भी अभी हम लोग 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करें, तो पहले तो एक बार फिर से हम आपको बता दें कि कौन किस चैप्टर का है। पहला ये चैप्टर जो देख रहे हैं वो आर्टिकल चैप्टर का है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आर्टिकल चैप्टर का है। दूसरा ये जो क्वेश्चन देखे ये टाइम एंड टेंस का है, ईट, ईट्स, ईटिंग, ये सब टेंस में आपको पढ़ना है, तो ये दूसरा आपका टाइम एंड टेंस है। आर्टिकल चैप्टर भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ए एंड द को आर्टिकल कहते हैं, दो प्रकार के होते हैं, डेफिनिट और इंडेफिनिट। टाइम एंड टेंस भी पढ़ चुके हैं, टेंस 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तीसरा जो चैप्टर है वो प्रीपोजिशन चैप्टर का है। प्रीपोजिशन चैप्टर में हमने आपको फ्रॉम का प्रयोग, सिंस का प्रयोग, फॉर का प्रयोग, विद, विदाउट का प्रयोग, ये सारा चीज हमने आपको बताया हुआ है। हाँ, इसके बाद ये मॉडल एक्सिलरी वर्ब का है, मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब का है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है। और 5 जो है ये आपका फ्रेज है, फ्रेज आपको याद करना होता है बुक से। 6 नंबर जो देख रहे हैं ना, ये आपको एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, एडजेक्टिव चैप्टर से क्वेश्चन है, जिसमें आपको ये चीज देखना होता है कि अगर कोई नाउन है तो इसके साथ कौन सा वर्ड सुटेबल होता है, इस नाउन के साथ कौन से वर्ड के बाद सिंगुलर नाउन आता है, कौन से वर्ड के बाद प्लूरल नाउन आता है, तो ये चीज आपको देखना होता है। 7 नंबर तो आप लोग चैप्टर में ऑलरेडी देख सकते हैं कि ये वॉइस से क्वेश्चन है, आपको पैसिव में चेंज करना है। 8 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें आपको वही है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, फ्यू, लिटिल का प्रयोग दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 जो देख रहे हैं ये प्रीपोजिशन चैप्टर से क्वेश्चन है, हालांकि सेंटेंस आपका टाइम एंड टेंस का है, लेकिन चैप्टर आपका क्या है? प्रीपोजिशन है। और क्वेश्चन नंबर 10 जो हम लोग डिस्कस किए, ये आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, जिसमें आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट जो बात याद रखना है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, कि नाउन सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब लगेगा और नाउन प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब लगेगा। और यहाँ पे आपको सिंगुलर प्लूरल देखना होता है और अच्छे से उसको पढ़ना होता है। चलिए देखिए, अगला जो हम लोग सेंटेंस डिस्कस करने वाले हैं, सेंटेंस नंबर 11 की अगर हम बात करें, तो कह रहा है कि जो नदल है, नदल ओन ऑल द मैचेस प्लेड इन द पेरिस। अब इसका हमें बनाना है निगेटिव सेंटेंस। क्या बनाना है? निगेटिव सेंटेंस बनाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका निगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो निगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं भैया जी? ऐसा सेंटेंस जिसमें नॉट लगा रहता है उसी को निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। कुछ नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, जैसे नो हो गया, नॉट हो गया, नेवर हो गया, नाइदर हो गया, नर हो गया, फ्यू हो गया, लिटिल हो गया, रेयरली, हार्डली, वेरली, ये सब नेगेटिव वर्ड्स होते हैं जो हमने क्वेश्चन टैग में आपको डिस्कस किया था। आपको एक चीज याद रखना है कि जो यहाँ पे आप ओन देख रहे हैं, ओन है क्या? तो ओन जो है वो वीन का फॉर्म है, वीन का सेकंड फॉर्म ओन होता है, यानी वीन आपका V1 है और वोन जो है ये V2 है। V1 जब लगता है तो इसका निगेटिव सेंटेंस डोंट से बनता है, और जब V2 रहता है तो इसका निगेटिव सेंटेंस डिड नॉट से बनता है, और डिड नॉट के साथ भी क्या लगता है? V1। जब आप निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो आप याद रखिएगा, लूज मीन्स होता है हारना, हारना, लूज मीन्स होता है हारना, और विन मीन्स होता है जीतना। क्या होता है? जीतना। तो जीतना का जो एंटोनिम होता है वो हारना होता है, ठीक है। तो आपको पहला चीज याद रखना है कि जो वोन देख रहे हैं ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म। और सेकेंड फॉर्म में कभी भी नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए डज नॉट नहीं लगता, और नहीं वाज नॉट लगेगा, नहीं हैड नॉट लगेगा। लगेगा तो क्या लगेगा? डिड नॉट लगेगा, ठीक है। अब डिड नॉट के साथ आपको V1 यूज करना होता है। क्या यूज करना होता है? V1। अब इस नेगेटिव सेंटेंस बनाने का क्या नियम है सुनिए। तो जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं, कौन सेंटेंस? असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक अफर्मेटिव और दूसरा नेगेटिव। जैसे मान लीजिए कि अगर ही इज पुअर दिया और कहे कि इसका नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा, तो इसका तरीका समझिए कि कैसे ये चेंज होता है।
सबसे पहले ही को हम लोग ही लिखेंगे, ईज को ईज लिखेंगे, निगेटिव सेंटेंस का मतलब नॉट लिखेंगे। अब जो पुअर है इसका एंटोनिम्स जो होता है वो क्या होता है, रिच होता है। तो आपको यहाँ पे निगेटिव वर्ड्स के साथ साथ जो वर्ड है उसका अपोजिट वर्ड लिखना है। क्या लिखना है, अपोजिट वर्ड। अपोजिट वर्ड को हम लोग एंटोनिम कहते हैं। क्या कहते हैं, एंटोनिम। तो यहाँ पे बताइए, लूज मीन्स हारना और विन मतलब जीतना, तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। इसमें हो जाएगा कि नदल डिड नॉट लूज ए सिंगल मैच प्लेड इन द पेरिस। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे V2 जो है इसका जब नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो V2 का नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो किसका प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, डिड नॉट का प्रयोग करेंगे। बाकी कोई वर्ब यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए और भी एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए आपको कोई सेंटेंस दिया कि जैसे दिया आपको कि ही वाज मान लीजिए कि अगर कोई सेंटेंस दिया कि सी वाज अगली, सी वाज अगली, ऐसे सेंटेंस आपको दे देगा। ये सेंटेंस आपका कहलाएगा अफर्मेटिव। क्या कहलाएगा, अफर्मेटिव। कहेगा इसको निगेटिव में बदलिए। किसमें बदलिए, निगेटिव में। कैसे बदलेंगे निगेटिव, पहले सब्जेक्ट्स विल बी सेम और जो वर्ब है उसको वैसे ही लिख दीजिए वाज। नेगेटिव सेंटेंस में क्या लगेगा, नॉट। अब बताइए ब्यूटीफुल मीन्स क्या होता है, ब्यूटीफुल मतलब क्या होता है, सुंदर, और इसका अपोजिट वर्ड होता है अगली, जिसका अर्थ होता है बदसूरत। क्या होता है, बदसूरत। तो बताइए अगली का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, ब्यूटीफुल। तो इसका मतलब क्या कि वह सुंदर नहीं है, मतलब वह क्या है, बदसूरत है। ये जो सेंटेंस होते हैं इनको हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन इज दैट प्रोसेस इन विच वी कैन चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस विदाउट अल्टरिंग द सेंस। दोनों का सेंस सेम होगा बट स्ट्रक्चर क्या होगा, डिफरेंट होगा। नहीं होता है कि एक ही बात को अलग अलग शब्द से आप व्यक्त करते हैं लेकिन मीनिंग क्या होता है, वही होता है। जैसे आप कहेंगे कि ये हमारे मामा जी हैं और मम्मी के क्या है, भाई है, पिताजी के क्या है, साले हैं। व्यक्ति एक ही है लेकिन रिश्ता क्या हो गया, अलग अलग हो गया, लेकिन व्यक्ति क्या है, एक ही है। ट्रांसफॉर्मेशन में भी वैसे ही होता है, स्ट्रक्चर अलग होगा लेकिन कहने का जो सेंस होगा वो क्या होगा, एक ही होगा। आप कहिए कि वह बदसूरत है, इस चीज को आप ये भी तो कह सकते हैं कि वह खूबसूरत नहीं है। तो वह खूबसूरत नहीं है का मतलब क्या है, वह बदसूरत है। आप जैसे कहेंगे कि वह अमीर नहीं है का मतलब क्या है, वह गरीब है। जैसे कहेंगे कि यह पानी साफ नहीं है का मतलब क्या है, ये गंदा है। ठीक है, तो एक ही वाक्य को जब दो तरह से आप व्यक्त करते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख ली। अब हम लोग 12 नंबर क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान से समझें। क्वेश्चन नंबर 12 जो देख रहे हैं, अच्छा ये तो आप समझ गए, ये जो चैप्टर ये ट्रांसफॉर्मेशन है। ये क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें आपको अफर्मेटिव को नेगेटिव और नेगेटिव को अफर्मेटिव में बदलना होता है। ठीक है, अब जो आपको देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे तो आप देखने से ही आपको पता चल गया होगा कि ये जो हमारा चैप्टर है ये नारेशन चैप्टर का है। ये यहीं पे आप देख सकते हैं कि ये चैप्टर आपका नारेशन है। अच्छा, नारेशन को ये स्पीच कहते हैं। नारेशन को क्या कहते हैं, स्पीच। इन्वर्टेड कमा के अंदर कोई स्पीच हो तो उसका नाम क्या होता है, डायरेक्ट स्पीच। अगर इसको जब हम चेंज करेंगे तो ये हमारा कहलाएगा इनडायरेक्ट स्पीच। क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट। तो अगर हम स्पीच की बात करें तो स्पीच कितने तरह का होता है, दो तरह का, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। जिसमें डायरेक्ट स्पीच इन्वर्टेड कमा के कहाँ होता है, अंदर होता है, और इनडायरेक्ट स्पीच जो होता है ये किसी न किसी कंजंक्शन से जुड़ा होता है और इन्वर्टेड कमा के कहाँ होता है, बाहर होता है। तो इनडायरेक्ट स्पीच उस स्पीच को कहेंगे जिसमें कोई कंजंक्शन लगा रहेगा, इन्वर्टेड कमा के कहाँ रहेगा, बाहर। चलिए इसको चेंज करके देख लेते हैं। 12 नंबर जो क्वेश्चन है इसको चेंज करते हैं। ही है तो ही है, ये डायरेक्ट स्पीच दिया हुआ है और इसको हम लोग चेंज कर रहे हैं किस स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच में। ही है तो ही है। अब एक चीज यहाँ पे देखना है कि मी है, यहाँ क्या है, मी। आप जानते हैं कि जो सीज टू के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट होता है तो इसको हम लोग टेल्स में बदलते हैं, और सैड टू के बाद ऑब्जेक्ट रहेगा तो इसको हम लोग टोल्ड में बदलते हैं। सैड टू को टोल्ड में बदला जाता है और सीज टू को टेल्स में बदला जाता है। ठीक है, अब एक चीज आपको याद रखना है कि जो सेंटेंस आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये सेंटेंस आपका असर्टिव सेंटेंस है। कौन सेंटेंस है, असर्टिव। नियम होता है कि इन्वर्टेड कमा के अंदर असर्टिव सेंटेंस हो और रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हो तो सीज टू को हम लोग टेल्स में बदल देते हैं। किससे बदलते हैं, टेल्स। ऑब्जेक्ट क्या हो गया, मी। कमा इन्वर्टेड कमा, असर्टिव सेंटेंस अगर रहे तो कमा इन्वर्टेड कमा के लिए क्या लगाते हैं, डैट। तो नारेशन में हम लोग 3 चीज पढ़ते हैं। पहला, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें आप जानते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और
नो चेंज। तो आप जानते हैं कि यहाँ पे यू कौन पर्सन होता है, सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन नो चेंज। अब फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है बाबू, आई भी, सेकंड पर्सन में यू, और बाकी जो बचा, चूंकि हम लोग शॉर्ट एनालिसिस कर रहे हैं तो इसलिए चैप्टर को पूरा डिस्कस हम लोग नहीं कर सकते हैं। और चैप्टर जो डिस्कस करने की बात करें तो नारेशन, वॉइस, रिमूव टू, डिग्री कंपैरिजन, क्वेश्चन टैग, ये सारा A to Z आपका चैप्टर इस चैनल पे अवेलेबल है, और वहां पे आप अगर अच्छे से देखेंगे तो ये सारे चैप्टर्स को आप फाड़ के रख देंगे, आपके लिए कोई मतलब बड़ी चीज नहीं। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन उन बच्चों के लिए टफ होता है जो क्वेश्चन से रूबरू नहीं है। अगर आप क्वेश्चन से रूबरू रहेंगे तो आपको किसी तरह की प्रॉब्लम्स नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले डेट हो गया। अब यहाँ पे सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट होता है, तो यू है तो इसका सब्जेक्ट है, मी का सब्जेक्ट क्या होगा, आई, आई के साथ क्या लगता है, एम। माई जो है फर्स्ट पर्सन है तो इसको हम लोग ही के अनुसार हीज में चेंज कर देंगे, और फ्रेंड है तो फ्रेंड लिख देंगे। अब आप देख लीजिए ये कौन सा सेंटेंस होगा, ही टेल्स मी दैट आई एम हिज फ्रेंड। आप देखिए ही टेल्स मी दैट आई एम हिज फ्रेंड, यही आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अच्छा, टेल्स को टेलिंग में, सीज को टेलिंग में नहीं बदल सकते हैं, सीज को टोल्ड में नहीं बदल सकते हैं, विल टेल में नहीं बदल सकते हैं। बात समझ में आया। तो ये जो चैप्टर है ये आपका नारेशन और स्पीच का, नारेशन कहिए या स्पीच कहिए, इसी का सेंटेंस दिया है, डायरेक्ट स्पीच में दिया है। ऑब्जेक्ट अगर नहीं रहेगा तो जैसे अगर आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिया, इसे मी नहीं दिया, ठीक है, ही सीज दे दिया, तो जब भी आपको जब मी नहीं देगा तो यू को भी क्या कर देगा, हटा देगा। बात समझ रहे हैं ना। हाँ, अगर दे रहा है सेकंड पर्सन तो आप अपने मन से कोई ऑब्जेक्ट वहां रख सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट अपने मन से आप रख सकते हैं। बात समझ में आया। और इसमें जो दिक्कत है उसको आप चैप्टर देखिएगा नारेशन वाला, तो वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, 13 नंबर, कि वी शुड थिंक दिस मैटर डीपली। ये भी आप देख सकते हैं। अच्छा, आप ऑप्शन से पता कर सकते हैं कि किस चैप्टर का है। तो बाई आपका क्या है, प्रीपोजिशन है, इन क्या है, प्रीपोजिशन है, ओवर क्या है, प्रीपोजिशन है, ऑफ क्या है। और ये सारे प्रीपोजिशंस को हमने बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किया हुआ, एक एक चीजों को। तो देखिए थिंक ओवर का मतलब क्या होता है, थिंक ओवर का मतलब होता है किसी बात पर क्या करना, किसी बात पर डिस्कस करना, किसी मैटर को डिस्कस करना या उसके बारे में सोचना। तो वी शुड थिंक ओवर दिस मैटर डीपली। डीपली का मतलब होता है पूरी गहराई से हमें इस बात पर क्या करना चाहिए, सोचना चाहिए, ठीक है। तो थिंक ओवर का मतलब होता है किसी बात पर, थिंक ओवर द मैटर का अर्थ होता है किसी बात पे क्या करना, सोचना। तो आप याद रखिए थिंक जो वर्ड है ना, इसके साथ जो प्रीपोजिशन आता है वो ओवर आता है। थिंक के साथ क्या आएगा, ओवर आएगा। तो इस सही सेंटेंस क्या होगा, थिंक ओवर दिस मैटर डीपली होगा। तो यहाँ पे थिंक के साथ आप किसका यूज करेंगे, थिंक के साथ आप ओवर का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे आप सीट के साथ, सीट ऑन द चेयर, सीट ऑन द चेयर, कुर्सी पर बैठना का क्या होता है, सीट ऑन द चेयर। तो यहाँ पे ऑन प्रीपोजिशन लगा, यहाँ पे ओवर प्रीपोजिशन लगा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट मीनिंग। ये देखिए ये आपका फ्रेज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, फ्रेज दिया हुआ है। चूज द करेक्ट मीनिंग, ये फ्रेज है, इससे फ्रेज से क्वेश्चन पूछा हुआ है। इस फ्रेज का अर्थ होता है कि टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, टू रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब होता है कि इसका अर्थ होता है टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग। हिडन मीनिंग मतलब क्या होता है, छुपा हुआ जो अर्थ होता है उसी को हिडन मीनिंग कहा जाता है। तो टू रीड बिटवीन द लाइन्स का जो क्या होता है, जो मीनिंग होता है वो होता है क्या, टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग देखेंगे। अच्छा, ये तो आपको ऑड वन चूज करना है, इसमें ऑड वन बताना है कि इसमें ऑड क्या है। तो वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, ऑड चेंज करना। ऑड का मतलब क्या होता है, जो अलग हो, ठीक है, अलग। इसमें से अलग आपको कौन दिखा रहा है, देखिए विद्यालय में आप पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करते हैं कि नहीं, स्कूल में आप पढ़ाई करते हैं, यूनिवर्सिटी में भी क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं, किसी कॉलेज में भी आप पढ़ाई करते हैं। क्या ऑफिस पढ़ाई के लिए होता है, ऑफिस में कोई पढ़ाई करता है, नहीं। तो कार्यालय जो होता है इसमें आप कोई काम कर सकते हैं, ऑफिस का मतलब क्या, कार्यालय। तो ये आपका अलग हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि स्कूल पढ़ने के लिए बना हुआ है, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होती है, कॉलेज में पढ़ाई होती है, ऑफिस में पढ़ाई नहीं होती।
ऑफिस में कार्य किया जाता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? एन ऑफिस इज ए वर्क प्लेस। ये वर्क प्लेस होता है, माने जहाँ पे आप कोई काम करते हैं। स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज आर ऑल एजुकेशनल एस्टेब्लिशमेंट इन कंस्ट्रक्ट। तो आप जानते हैं कि यूनिवर्सिटी हो गया, कॉलेज हो गया, स्कूल हो गया, इन सब में पठन पाठन की क्रिया होती है। लेकिन ऑफिस जो होता है ये वर्क प्लेस होता है, जहाँ पे किसी काम को किया जाता है, पढ़ाई लिखाई जहाँ पे नहीं होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? Shall I fear but the ones who hurt me। ठीक है, ones who hurt me, यहाँ पे आपको कह रहा है ना कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो आप याद रखेंगे ना कि कभी भी अगर हम मेल की बात करते हैं, अगर पर्सन की बात करते हैं, तो पर्सन के साथ कभी भी which, whose का प्रयोग नहीं होता है। अच्छा, who का प्रयोग हम लोग करते हैं, कह रहा है कि द टर्म who which refers to the subject। ठीक है, who किसको दर्शाता है? हु किसको दर्शाता है? सब्जेक्ट को। हुम दर्शाता है ऑब्जेक्ट को। हुम दर्शाता है किसको? ऑब्जेक्ट को। तो इसमें हमको सब्जेक्ट को दर्शाना है, तो इसमें सही क्या होगा? सही हु होगा। हुम ऑब्जेक्ट को दर्शाता है और यहाँ वंस दर्शा रहा है किसको? सब्जेक्ट को। तो हु हर्ट मी होगा, हु हर्ट मी। तो यहाँ पे सही जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा? हु होगा। सही ऑप्शन क्या होगा? हु होगा। नेक्स्ट समझिए, ये देखिए, ये तो हमने अभी आपको बताया होगा था, अभी आपको बताया था कि सिनोनिम्स बताना है, समानार्थी शब्द जिसको आप कहते हैं फॉरबिड का। तो फॉरबिड का सिनोनिम्स क्या होता है? प्रोहिबिट होता है। ठीक है, फॉरबिड का प्रोहिबिट होता है। प्रिवेंट भी आपको एक बताए हुए थे कि प्रिवेंट, ठीक है, प्रिवेंट, फॉरबिड और प्रोहिबिट, इन तीनों का अर्थ होता है मना करना या निषेध। मना करना या निषेध होता है। निषेध या वर्जित भी होता है, वर्जित होता है, वर्जित, किसी चीज को मना करना। तो कह रहा है कि सिनोनिम्स बताना है, मतलब जो समान अर्थ को व्यक्त करे। तो प्रिवेंट मतलब भी मना करना, फॉरबिड मतलब भी मना करना और प्रोहिबिट का मतलब भी मना करना। तो ये क्वेश्चंस आपको जो है ना सिनोनिम्स से पूछा हुआ है। किससे पूछा है? सिनोनिम्स। आपको सिनोनिम्स भी पढ़ा चुके हैं, एंटोनिम्स भी पढ़ा चुके हैं और OWS भी पढ़ा चुके हैं। OWS, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। तो जो मीनिंग, सुनिए, जो मीनिंग फॉरबिड का होता है वही मीनिंग किसका होता है? प्रोहिबिट का होता है। प्रोहिबिट का मतलब ही देखिए, प्रोहिबिट, फॉरबिड और प्रिवेंट, इन तीनों का मीनिंग सेम होता है और सेम मीनिंग वाले वर्ड को हम लोग क्या कहते हैं? सिनोनिम्स कहते हैं। अच्छा, सिनोनिम्स भी आपको एग्जाम में पूछता है और एंटोनिम्स भी आपको पूछता है। एंटोनिम्स का मतलब क्या हो गया? विलोम शब्द। ठीक है, विलोम शब्द को विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, डुप्लीकेट और कॉपी ये दोनों सिनोनिम्स होता है। डुप्लीकेट और कॉपी क्या होता है? सिनोनिम्स होता है। लेकिन ओरिजिनल इसका एंटोनिम्स होगा। ओरिजिनल क्या होगा? इसका एंटोनिम्स होगा। ये आंसर आपका गलत दिया हुआ है, आंसर ए नहीं होगा, जबकि आंसर इसका बी होगा। आंसर क्या होगा? आंसर इसका ए नहीं होगा, आंसर बी होगा, क्योंकि ओरिजिनल इज द एंटोनिम्स ऑफ डुप्लीकेट। नकली का जो ओरिजिनल वर्ड है, अब ये एंटोनिम है, वो असली है। ओरिजिनल का मतलब असली, डुप्लीकेट का मतलब नकली। तो इसमें सही जो आंसर होगा वो ओरिजिनल होगा। क्या होगा? ओरिजिनल होगा। आंसर क्या होगा इसका? बी होगा, न कि ए होगा। कॉपी और डुप्लीकेट का मतलब दोनों होता है, नकली होता है। कॉपी और डुप्लीकेट का अर्थ क्या होता है? नकली होता है। और ओरिजिनल का अर्थ क्या होता है? असली होता है। अब नेक्स्ट सेंटेंस आप देखेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये टाइम एंड टेंस का सेंटेंस दिया हुआ है, जिसमें आपको एक चीज याद रखना है कि कहीं भी आपको अगर डू दिखे या डज दिखे या फिर क्या दिखे, डिड दिखे, तो इसके साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है? फर्स्ट फॉर्म। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि वर्ब की जो विशेषता बताता है उसको हम लोग एडवर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? एडवर्ब। और मोस्टली जो एडवर्ब होता है इसके अंत में क्या जुड़ा रहता है? एल-वाई। जैसे क्विक मीन्स होता है जल्दी और क्विकली मीन्स होता है जल्दी से। जैसे स्लो मीन्स होता है धीरे, स्लोली मीन्स धीरे धीरे। समझ रहे हैं ना? जैसे फास्ट मतलब तेज और फास्टली मतलब तेजी से। तो इसमें जो वर्ब की जो विशेषता बताता है, जो वर्ब की विशेषता बताता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। तो ना क्विक आपका एडवर्ब है, क्विक एडवर्ब नहीं है। एडवर्ब क्या है? क्विकली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्विकली जो है ना, ये एडवर्बियल फॉर्म में है, क्विक आपका एडवर्बियल फॉर्म में नहीं है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे, इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये आपका जो चैप्टर है वो एडवर्ब से चैप्टर है। ठीक है, और एडवर्ब में आपको याद रखना है कि कोई भी एडवर्ब जो है एल-वाई के फॉर्म में होता है।
क्विकली हो गया, हार्डली हो गया, रेयरली हो गया, बेरली हो गया, जनरली हो गया, हैबिचुअली हो गया, ये सब ly के फॉर्म में होता है। लास्ट में इसमें ly लगा रहता है, यही इसकी आइडेंटिटी है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जो हमने अभी आपको बताया कि डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, ये आज की इस क्लास में हम लोग बस 20 तक ही डिस्कस कर पाएंगे। कल से हम लोग 21 से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो डू के साथ, डज के साथ और डिड के साथ अगर आप यूज करते हैं तो वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म। आप यहाँ पे देखिए डिडंट दिया है, आई डिडंट वेयर ही वाज गोइंग, मुझे नहीं पता है कि वह कहाँ जा रहा है, ठीक है, मुझे नहीं पता है कि वह कहाँ जा रहा है, ठीक है। अब एक बात बताइए, यहाँ पे नो वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट न्यू V2, नोइंग V4 और विल नो V1। कभी भी डिड नॉट और विल दोनों एक साथ नहीं आएगा, तो इसमें सही ऑप्शन आपको V1 यूज करना है। तो V1 इसमें क्या है, V1 क्या है, नो, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आई डिड नॉट नो, आप याद रखेंगे कि जो भी आपको यहाँ पे वर्ब यूज होगा आई डिड नॉट के बाद, ठीक है, आई डिड नॉट के बाद जो वर्ब आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, फर्स्ट फॉर्म में, वेयर ही वाज गोइंग। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे कि सही आंसर जो होगा डिड नॉट के साथ V1 का प्रयोग होता है और नो जो है यही V1 होता है। बाकी न्यू आपका V2 होता है, नॉन आपका V3 होता है, नोइंग आपका V5 होता है, नोइंग V4 होता है, नोज V5 होता है, ठीक है। तो आज की इस क्लास में, ठीक है, 2024 जो सेट F है, सेट क्या है, F है, इसका 1 से लेकर 20 क्वेश्चंस तक हम लोग डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग, ठीक है, 21 से फिर हम लोग 40 क्वेश्चंस को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और आपको हम 1 से लेकर और 100 तक जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं, चाहे वो ग्रामेटिकल टर्म हो और चाहे वो बुक से रिलेटेड हो, हर एक टर्म को एनालिसिस करेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर कोई ऑप्शन सही है तो क्यों है, गलत है तो क्यों है, इन सारे चीजों को हम लोग डिस्कस करने वाले। अगर इस चीज को आप अच्छे से देखेंगे तो आपको पैटर्न पता चल जाएगा, आप चैप्टर पता चल जाएगा, किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, ये चीज पता हो जाएगा। और फिर आप जो प्रीवियस क्वेश्चन से अगर उसको बनाना शुरू कर दिए तो कोई भी क्वेश्चंस जो हर साल नहीं बनते, जो भी बोर्ड मॉडल क्वेश्चंस हर साल नहीं बनते, इस चीज को आप दिमाग में बैठा लीजिएगा कि जो भी क्वेश्चंस होता है वो प्रीवियस से ही आगामी परीक्षा में पूछा जाता है। तो अगर आप प्रीवियस पेपर को, अगर आप 5 से 7 साल का प्रीवियस पेपर अगर टोटल आप क्लियरेंस कर लेते हैं तो समझिए कि आपका 90 एबव आने से कोई नहीं रोक सकता है। अब आप नए चीजों को पढ़ना छोड़ करके क्वेश्चन पेपर को देखिए कि क्वेश्चन पेपर में क्या पूछा होगा, टीचर क्या पढ़ाया है उससे मतलब नहीं है। आप क्वेश्चन पेपर को जब देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हमें क्या क्या चीज पढ़ना है, ठीक है, और कितना चैप्टर मेरा कंप्लीट है और किन चैप्टर पे हमें और अधिक मेहनत करने की जरूरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।